Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपका अगस्त 2020 में HP टेट का एग्जाम हुआ था. उसमें जो आर्ट्स का पेपर रहा था, आज उसके साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस इसके बाद आपके पूछे गए हैं इस पेपर से. यानी आप कह सकते हैं कि जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक 2021 के पेपर डिस्कस कर लिए हैं, 2022 के पेपर डिस्कस कर लिए हैं, जून 23 में जो आपके एचपी टेट का पेपर हुआ था वो भी डिस्कस कर लिए. तो इस पेपर के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस इसके बाद रिपीट हुए हैं और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपके राइट आंसर्स क्या रहते हैं. सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है तो उनके लिए सेकंड ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है. ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. इसी के साथ साथ दूसरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है जो आपका एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का बैच है. ये भी आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. ये आपका 5th ऑनलाइन बैच है. सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. सो क्वेश्चंस पे आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अगस्त 2020 में जो आपके एचपी टेट का एग्जाम रहा था उसमें जो साइकोलॉजी सेक्शन आपका रहा था उसके क्या क्वेश्चंस रहते हैं, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या उसके राइट आंसर्स रहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग. जो आपकी लॉ ऑफ लर्निंग है आप जिसको कहते हैं उसके फाउंडर कौन है. ऑप्शन है फ्रूड, स्किनर, थॉर्नडाइक या आपके एडलर. ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका थॉर्नडाइक. यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, थॉर्नडाइक का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पेडागोजी टर्म्स में. आप कह सकते हैं जो आप जहाँ पे आपका सीडीपी आता है, लाइक आपका एचपी टेट में आपका सीडीपी रहेगा, आपका सी टेट में आपका सीडीपी रहेगा या और आपके जो टीचिंग रिलेटेड बाकी एग्जाम्स रहते हैं, कमीशन रहते हैं, उनमें आपका सीडीपी का पोर्शन आपका रहता है. तो उसमें जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जहां पर भी सीडीपी का सेक्शन रहेगा वहां पर थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि थॉर्नडाइक से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी. जो स्टोरेज है वो एक प्रोसेस है मेमोरी का. फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड या आपका फोर्थ. तो ये आपके ऑप्शंस है और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड. यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज चाइल्ड बिगिंस द लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त सोच प्रारंभ कर लेता है. कौन सी बच्चे, पियाजे ने जो अपनी 4 स्टेजेस दी हैं जिसमें उनकी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है उनकी प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट एंड फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल. ये आपके ऑप्शंस भी साथ में दिए गए हैं. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बच्चे की कौन सी स्टेज में रहती है. सो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी. यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में क्या जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है. उसमें आप कह सकते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देता है, थॉट्स, उसमें लॉजिकल थॉट्स और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चे में आनी शुरू हो जाती है. तो ये रहती है आपकी पियाजे की 4th स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the most strong medium of group project activities. जो आपकी ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज रहती हैं, आप जिनको कहते हैं समूह परियोजना गतिविधि का जो सबसे मजबूत मीडियम है, सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है, माध्यम है, वो कौन सा है. ठीक है, टू रिमूव द टेंशन अराइजिंग ड्यू टू डेली स्टडीज, टू प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन या टू लेसन द बर्डन ऑफ टीचर्स. तो ये आपके ऑप्शंस हैं. जो आपकी ग्रुप एक्टिविटीज होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज होती है, इसका स्ट्रॉन्ग मीडियम क्या रहता है, तो उसका जो रहता है वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी. यानी आपका सामाजिक भागीदारी को सरल बनाना, यानी जो बच्चे सोशल पार्टिसिपेशन होती है उसको इजी बनाता है. क्या आपका ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के हिसाब से. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसिंग आर देयर. तो बच्चों के जो पालन पोषण की प्रथाएं होती हैं, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं. ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 6,
8, 4 या आपकी 5, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका 4 टाइप की क्या रहती है आपकी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। फिर 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिस्टम ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ओके, हु गेव दिस स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट है कि एक बच्चा एक भाषा सीखने की प्रणाली के साथ ही पैदा होता है, जो बच्चा होता है वो उसमें जो लैंग्वेज की जो लर्निंग आप कह सकते हैं जो सिस्टम रहता है बच्चे का, वो जन्मजात से ही रहता है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके नॉम चॉम्स्की ने, स्किनर, थॉर्नडाइक या नन ऑफ दिस। तो जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा नॉम चॉम्स्की, जिसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज की एक थ्योरी दी है, जिसमें वो ये बात करते हैं जो बच्चा है वो जन्मजात से ही अब क्या है भाषा सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6th क्वेश्चन। बाकी के जो ऑप्शन है, स्किनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर बार करते हैं, जो बच्चे शुरुआत से ही ये वीडियोस देख रहे हैं उनके ये क्वेश्चन एकदम पक्के हो चुके होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम अभी तक आपके 20 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से अब 20 के 20 पेपर में आपके इन जो साइकोलॉजी से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2, 3 हर एक पेपर में रहे हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग एजम्पशन इज डिडक्शन रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क के अर्थ धारण की दिशा क्या है? जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है उसका आप कह सकते हैं एक डायरेक्शन क्या है, उसकी एजम्पशन की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम जनरल टू जनरल या आपके फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनरल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशेष की तरफ। 8th क्वेश्चन है, इन विच स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, जो मोरालिटी की जो आपकी डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, उसके हिसाब से रिगार्डिंग अडॉप्टिंग द सोशल नॉर्म, बच्चा नॉर्म्स, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज कैन बी सीन इन अ चाइल्ड। बच्चे में आप क्या देखते हैं? नॉर्म्स देखते हैं, ट्रेडिशंस देखते हैं और वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी स्टेज में रहती है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात आती है थॉर्नडाइक। ओके, तो ये जो दी है आपकी दी है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो आपकी डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें वो बात करते हैं किसकी? 3 उन्होंने स्टेजेस इसमें दी हैं, जिसमें उन्होंने आपके 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो मोरालिटी डेवलपमेंट है उसमें बच्चे में सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन और वैल्यूज आप देख सकते हैं कौन से आप लेवल पे। तो आपके ऑप्शंस हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या नन ऑफ दिस, किसी में भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल लेवल में बच्चे में आप क्या देख सकते हैं? सोशल नॉर्म्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं, वो ट्रेडिशन को समझने लग जाता है, वो वैल्यूज को समझने लग जाता है। तो ये आपकी किसकी? थॉर्नडाइक की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। 9th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ जंग, जंग की जो आपकी कह सकते हैं जंग ने जो आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी दी है उसके अंदर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली, टिम्ड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर रहता है? तो कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी में रहता है? तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट या आपके ऑल ऑफ द सभी में रहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी रहती है आपकी अंतर्मुखी, उस आप कह सकते हैं उस क्लासिफिकेशन या उस स्टेज पे बच्चे में क्या होता है? वो अकेला फील करता है, आइडियलिस्टिक रहता है, सेल्फ सेंटर्ड नेचर उसमें रहता है। तो ये है आपकी किसकी थ्योरी? जंग की कौन सी थ्योरी है? इंटेलिजेंस की, पर्सनालिटी की जो थ्योरी है उसमें उसने इस चीज के बारे में बात की है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, तो आप कह सकते हैं बुद्धि एवं विकार है क्या है? ऑपोनेंट टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, फिलर टू ईच अदर या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर फिलर टू ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, the process by which the wanted response in a man encouraged on the basis of reinforcement is known as, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में वांछित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ीकरण के आधार पर प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्या कहते हैं उसको? शेपिंग, चेनिंग, एक्सटिंक्शन या आपकी रीइंफोर्समेंट।
तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका शेपिंग जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो जो आपका साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें वेरिएबल्स जो है होते हैं आपके, वो कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के वो वेरिएबल्स रहते हैं। 2 टाइप्स के, 3 टाइप्स के, 1 टाइप के, आपके 4 टाइप के। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 तरह के आपके वेरिएबल्स रहते हैं किसमें, आपके साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में। 13th क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो सबसे आप कह सकते हैं कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थायराइड है, पेनक्रीज है, गोनाड है या पिट्यूटरी है, ये आपके ऑप्शंस हैं। और जो आपका राइट आंसर जिसको आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो है आपकी पिट्यूटरी। यहाँ से क्वेश्चंस 3-4 बार इसके बाद रिपीट हो चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। How many parts Maslow has divided the 5 needs of human being in 1954? 1954 में जो मैस्लो ने अपनी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स ऑफ नीड का दिया था, उसमें उन्होंने कितने टाइप उसमें डिवाइड किया अपनी 5 नीड्स को। ठीक है, तो आपकी ऑप्शंस हैं 2 टाइप्स में, 3, 4 और 6। आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 टाइप्स में इसने इसको क्या किया है, 2 पार्ट्स में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। 15th क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नोन। यानी उस प्रोसेस का नाम बताना, उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें जो बच्चा है वो संसार का वर्तमान अनुभव करना जान जाता है। यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो व्यक्ति है वो प्रेजेंट, आप कह सकते हैं वर्ल्ड का जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है उसको जान जाता है। तो आपके ऑप्शन है लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी या कॉग्निशन। किसके बेसिस पे वो ये जो वर्ल्ड का आप कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो जान जाता है, तो वो है आपका परसेप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है, when a person is making efforts to achieve his goals but his primary trials fails in achieving his goals then it produce। यानी जब कोई बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन उसके प्राथमिक प्रयास उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको क्या, कौन सा प्रोसीजर है, इल्यूजन, प्रॉब्लम, इमेज या आपकी मोटिवेशन। तो ये क्या है आपका प्रॉब्लम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 17th क्वेश्चन है, कॉस्ट्यूम, क्लोथिंग्स, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम्स एक्सेट्रा आर विच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ये जो चीजें बताई है ये आपकी पर्सनालिटी के कौन से आप कह सकते हैं निर्धारक हैं, बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल या आपके साइकोलॉजिकल। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपके कस्टम्स हो गए, क्लोथिंग्स हो गए, कॉस्ट्यूम्स, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, तो ये कौन से पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स हैं, ये आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स आप इनको कहेंगे, यानी सामाजिक। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका कल्चरल, सोशल नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा कल्चरल। ये चीजें जो हैं आपकी रिलीजन होगी, लैंग्वेज होगी, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, तो ये सब पर्सनालिटी के जो डिटर्मिनेंट्स है वो आपके अंडर रहेंगे किसके, कल्चरल के। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 18th क्वेश्चन है, who gave the concept of intelligence quotient for the first time in 1912। तो पहली बार जो आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो टेस्ट दिया था, कंसेप्ट दिया था 1912 में, 1912 में, वो किसने दिया था, बिने ने, टर्मन, हल या आपकी स्टर्न। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी, यानी स्टर्न। स्टर्न ने ये क्या किया था, आपका कंसेप्ट दिया था, कौन सा कंसेप्ट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। Why the socialization of boys and girls are different? लड़के और लड़कियों का जो समाजीकरण होता है वो अलग अलग क्यों होता है, क्यों रहता है। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फिजिक, की फिजिक में आपकी शारीरिक बनावट में अंतर होता है, इसीलिए आप सोशलाइजेशन में डिफरेंस रखते हैं, समाज में इसको डिफरेंट माना जाता है। बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ, कि हाँ भगवान ने इसको बनाया है, ईश्वर ने इसकी रचना की, इस कारण से डिफरेंट समझा जाता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोल,
इन द सोसाइटी, यानी समाज में भूमिका की विभिन्न अपेक्षाओं के कारण इसको समझा जाता है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर है, यानी लड़के और लड़कियों में जो समाजीकरण अलग अलग होता है वो होता है आपके बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन द सोसाइटी, यानी समाज में उन भूमिका की अपेक्षाओं के कारण अलग अलग जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी रखती है कि लड़कों से या लड़कियों से, जिन्होंने डिवाइड कर दिया नॉर्म्स, उसके बेसिस पे क्या रहता है आपके सोशलाइजेशन में डिफरेंस रहता है, समाजीकरण में क्या होता है, भूमिका में क्या रहता है आपका अंतर रहता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है आपकी, क्या स्टेटमेंट है? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द रिजल्ट, यानी किसी भाषा का जो विकास होता है वो मनुष्य के सामाजिक अंतर्संबंध का परिणाम है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन है आपके वाइगोस्की, पियाजे, क्लार्क या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर रहेगा आपका वाइगोस्की। वाइगोस्की ने जो आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है उसमें वो बात करते हैं इस चीज के बारे में, इस थ्योरी के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, कि जो लैंग्वेज होती है वो सोशल इंटरेक्शन, मतलब बच्चा जो भाषा सीखता है वो कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। ये किसकी थ्योरी है? ये दी है आपके वाइगोस्की ने। तो ये स्टेटमेंट है ये आपकी इसी थ्योरी से निकल के आई है। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो स्टेटमेंट्स रहती हैं वो 90 to 95% आपकी रिपीट नहीं होती हैं। 5% कोई ऐसी स्टेटमेंट रहेगी जो हाँ इस बार पूछिए और अगली बार फिर से पूछ लिया, बट हाँ कहीं ना कहीं एक मतलब आपकी रिपीट हो जाती है कि हाँ, जैसे अभी तक मैंने आपके जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं जो हर बार रिपीट हुई हैं, यानी हर बार तो नहीं आप कह सकते, बट हाँ एक साल पेपर में जो जैसे 2 बार आपके पेपर रहते हैं तो एक बार वो स्टेटमेंट आ गई। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया है कि ये सोशियो कल्चरल थ्योरी है किसकी? वाइगोस्की। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20th का राइट आंसर है ए। 21st क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल है, क्या शामिल है? इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन विद द एनवायरमेंट, कॉन्टिन्यूटी, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, या ऑल अबव, या ये सभी हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में आपके शामिल है इन सब, ये सब जो ऑल ऑफ द अबव आपकी स्टेटमेंट्स दी हैं। कैसे? क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जो आप व्यक्ति सीखता है उसमें इन्वायरमेंट के साथ जब वो इंटरेक्शन करता है तब भी उसकी लर्निंग होती है। कॉन्टिन्यूटी आप कह सकते हैं कि हाँ जो हमारी लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। लाइक अगर वो वॉक कर रहा है तो वो कुछ ऐसी चीजें देख लेगा कि हाँ उसको लगेगा कि ये हाँ मैंने कुछ इससे सीखा, या मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि आपका लगातार चलता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर की हाँ समय के साथ जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें परिवर्तन, मॉडिफिकेशन होती ही रहती है, क्योंकि अगर व्यक्ति उसमें मॉडिफिकेशन ना करे तो वो लर्निंग उसकी वहीं पे ही रुक जाती है। तो आप कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस का एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब जो है ये सब आपके लर्निंग के क्या है? एक प्रोसेस है, लर्निंग की प्रोसेस के में ये इन्वॉल्व रहते हैं। 22nd क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मीन, जो आपके गेस्टाल्ट से आप क्या समझते हैं? गेस्टाल्ट एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कुछ एक आप कह सकते हैं मैं कह सकती हूँ कि साइकोलॉजी के एक पोर्शन पे वो वर्क करते हैं। तो गेस्टाल्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं जिसमें वो अपनी एक एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं, अपनी एक आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी वो रखते हैं। तो गेस्टाल्ट क्या है? एज अ होल, एज अ चेंज, एज अ मशीन, या एज अ बिहेवियर। तो क्या है गेस्टाल्ट? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट मीन्स एज अ होल। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके बाद काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज जब करेंगे तो इसकी भी रिवीजन आप उसके साथ साथ करते रहें। द साइकोलॉजिकल मैथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, तो जो आपकी साइकोलॉजिकल मैथड रहता है किसी बच्चे की व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए, तो वो साइकोलॉजी की कौन सी मैथड है, कौन सी विधि है? इंडिविजुअल स्टडी। तो किस में करते हैं? रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो किस में आप इंडिविजुअल पे स्टडी करते हैं? ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी केस स्टडी। इंडिविजुअल पे जब हम स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे, किसी केस पे हम स्टडी करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
सी, यानी केस स्टडी जो है वो आपका एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो आपकी किस पे स्टडी करता है, इंडिविजुअल पे स्टडी करता है, ठीक है। तो ये आपका था 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्रूड। फ्रूड ने जो अपनी पर्सनालिटी के जो अपनी एक थ्योरी दी है, एक कंसेप्ट दिया है, उसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, ऑल ऑफ दिस। ये आपके ऑप्शन है। फ्रूड की थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की बात कर लें, जहां पर आपकी सीडीपी रहेगी वहां पर आपका फ्रूड की थ्योरी रहेगी, ठीक है। ओके, सो ऑप्शंस थे ये। आपका जो राइट आंसर है जिसमें पर्सनालिटी के जो मेन कंपोनेंट है वो है आपके ऑल ऑफ दिस, ये सब, यानी इड भी, ईगो भी और आपका सुपर ईगो भी, ये तो तीनों क्या है, मेन कंपोनेंट है किसके, जो आपकी फ्रूड की पर्सनालिटी की थ्योरी है उसके। 25th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर। तो थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है सीखने का, ठीक है, लर्निंग का जो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, उसमें लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, उसमें लॉज ऑफ लर्निंग क्या क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑल ऑफ देम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ देम, यानी लॉ ऑफ लर्निंग में ये तीनों चीजें काउंट होती है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी एंड लॉ ऑफ आपकी इफेक्ट भी। थॉर्नडाइक से इस वाले पेपर में ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और अभी तक जो पेपर डिस्कस किया उसमें बहुत कम रहा है कि 2 क्वेश्चंस आपके थॉर्नडाइक से रहे हों, तो ये आपका सेकंड, आपका पहला वाला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो उसका था आपकी जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वहां से क्वेश्चन पूछा था, इसमें उन्होंने उनके लेवल्स पे क्वेश्चन डाला था। इस बार वाला जो क्वेश्चन आया है आपकी जो लॉ ऑफ लर्निंग की थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है उसके बारे में है। सो ये थे आपके क्वेश्चंस और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 26th क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पुट फॉरवर्ड्स, यानी आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, संचालन कंडीशनिंग का सिद्धांत आप जिसको कहते हैं, वो किसने प्रतिपादित किया है? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या आपके पावलोव ने? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। यानी स्किनर की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो किया था उन्होंने पिजन पे, और सेकंड किया था उन्होंने रैट पे। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया थे किस पे? ऑपरेंट कंडीशनिंग की जब उन्होंने थ्योरी की थी, तो ये एक्सपेरिमेंट इन पे रहे थे इनके। बाकी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हल आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है, ये बाकी के बारे में बताया, ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है तो ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक की आप जानते हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है, और आपकी पावलोव की है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरीज हो गई। और स्किनर की तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनके एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं, आपने इनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है कि क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला, किसके बेसिस पे थी, क्या ये बताना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से। तो 27th क्वेश्चन पे आते हैं, Who propounded the insight theory of learning? तो जो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? ओके, कोहलर ने, पावलोव, वाइगोस्की या प्याजे? ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका कोहलर का, जिसमें उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चिंपैंजी पे। जो मैंने आपको बताया कि हाँ एक्सपेरिमेंट था कि सबसे पहले वो बॉक्सेस को अलग अलग जगह पे रख देते हैं और ऊपर आप बनानास को वो रस्सी के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब जो ये ट्राई करते हैं कि ऊपर से हम उसको कैसे निकालें। नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, इन बॉक्सेस को इसके ऊपर रखना शुरू करते हैं, फिर वो उनको खींचने की कोशिश करता है बट वो नहीं खींच पाता। तीसरी बार वो फिर से एक बॉक्स को उसके ऊपर रखता है और वो क्या करता है, बनाना के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि वो बनानास की जो रस्सी है उसको और ऊपर कर देता है, और जबकि बॉक्स वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो वहां पे वो एक स्टिक रख देता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में वो क्या होता है कि वो स्टिक को लेता है तो स्टिक के साथ निकालने की कोशिश करता है, तो स्टिक के साथ जब वो नहीं निकलते हैं तो वो स्टिक को क्या कर देता है, और आप कह सकते हैं और मतलब स्टिक को खोल देता है, लंबा कर देता है। उसके साथ क्या करता है, वो बनानास को निकाल लेता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग थी, किसने दी थी? ये कोहलर ने दी थी।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थियोरी आपकी रहती है, जिसमें मैंने आप वो पैवलव है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के साथ, जिसमें उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की है, वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात की है, प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इन थ्योरीज को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप कम से कम आप इसमें 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थ्योरीज से ही। उसके बाद आपकी पैडागोजीज रहती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन रहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज आपने अच्छे से करनी है, जिसमें आपकी डिस्कैलकुलिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी, डिस्फ्रेजिया होगी, आपकी 2-3 एलेक्सिया होगी। तो इस तरह की जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके किसमें, साइकोलॉजी सेक्शन में। ओके, और भी ऐसे चैप्टर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में जहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, बट जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वहां से आपको एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, तो जो आपके विकास की एक प्रक्रिया है वो क्या है, स्प्लिट, कॉन्टिन्यूअस, होल या ब्रोकन, ये आपके ऑप्शंस हैं। और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, की डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो डेवलपमेंट जो है वो क्या है, आपकी सतत प्रक्रिया है जो आपकी लगातार चलती रहती है। जब एक आप किसको कह सकते हैं, वूम टू टोम, ठीक है, कि बच्चे की जन्म से ही और जन्म से लेके मृत्यु तक डेवलपमेंट जो है व्यक्ति की चलते रहती है। जैसे बच्चे का बर्थ होता है तब से उसका विकास होना शुरू हो जाता है, और जब बच्चे के व्यक्ति की डेथ होती है उस वक्त तक उसका विकास निरंतर चलता रहता है। तो हम डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो पोर्शन है आपका, जो आपके फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर आप जिनको कहते हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं रहते हैं, बट इस पेपर में आपके बहुत क्वेश्चंस रहे हैं। जो इन जनरली अगर मैं बात करूं तो आपके एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बट इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक रह चुके हैं। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ अ चाइल्ड इज 150, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड। अगर किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 150 है, ठीक है, तो चाइल्ड को क्या कहेंगे आप, डल, नॉर्मल, जीनियस या सुपीरियर, क्या कहेंगे? तो आपके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीनियस। अगर मैं आईक्यू की बात करती हूँ तो जो एवरेज रहते हैं ना, एवरेज रहते हैं आपके 90 to 110 के बीच बीच में, ठीक है। तो जो आपके 150 तक रहेगा वो तो ऑब्वियसली जीनियस में ही काउंट होगा। तो ये आईक्यू से भी इस बार आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये है आपका जो वेक्सलर ने अपना 1997 में आईक्यू टेस्ट की क्लासिफिकेशन की थी, उसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगी। तो फर्स्ट है आपका जिसमें इन्होंने कहा है कि 69 एंड बिलो, जो 670 से कम रहेंगे उनको एक्सट्रीमली लो की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो 70 to 80 के बीच में रहेंगे वो बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, 80 to 90 के बीच में लो एवरेज वाले रहेंगे, और 90 to 110 आपके एवरेज वाले रहेंगे, जिसमें आपके मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहती है वो इसमें ही रहती है, यहाँ पे स्टैंड करती है एवरेज वाले में। 110 to 120 आपके हाई एवरेज में रहेंगे, 120 to 130 आपके सुपीरियर में रहेंगे, और 130 एंड अबव आपके रहेंगे वेरी सुपीरियर में। तो 130 एंड अबव वेरी सुपीरियर यानी आप कह सकते हैं जीनियस में आप इनको काउंट करेंगे। जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये मैंने आपको वेक्सलर के उसके हिसाब से बताया है, बट आप किसी और के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसी तरह यही पैटर्न रहेगा, बस आपके नेम्स जो हैं क्लासिफिकेशन के जो आप कह सकते हैं टाइटल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। बाकी आईक्यू की जो रेंज है, जो डेविएशन इसको दिया गया है वो यही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, और आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन रहते हैं। आज के पेपर में ही आईक्यू से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका रहता है। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। द चाइल्ड लर्न्स टू हैव कंट्रोल हिज और हर इमोशंस थ्रू गेम्स, आउट ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी जो बच्चा है वो खेल के दौरान क्या करता है, अपनी इमोशनल जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना सीखता है। यानी गेम्स के जब बच्चा गेम जोन में जाएगा, गेम्स में जब बच्चा रहता है गेम्स पीरियड में, तो बच्चा क्या करता है, अपनी भावनाएं जो उनके इमोशंस होते रहते हैं उन पर कंट्रोल करना सीखता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का कौन सा
आप कह सकते हैं एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या नन ऑफ दिस, तो कौन सी डेवलपमेंट आप इसको कहेंगे जिसमें बच्चा गेम पीरियड में अपनी इमोशनल, जो आप कह सकते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये था आपका 30th क्वेश्चन और ये था आपका राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। सो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और काफ़ी मैंने इसमें आज आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में अगर आपको बताऊं तो कहाँ से आपके इस पेपर में मतलब जनरली मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट पूछा गया था आपका, एक तो आपके आईक्यू से क्वेश्चंस आए थे जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहे थे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आईक्यू से रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके 2 क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपके वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चंस रहे थे। एक लगा लीजिए कोहलबर्ग से जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी वहां से क्वेश्चन था। थॉर्नडाइक से था, ठीक है। ओके एक सेकेंड मैं दोबारा से इसको करती हूँ, ठीक है। आईक्यू से आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आईक्यू से आपका 2 से 3 क्वेश्चन थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके 2 क्वेश्चंस रहे थे। थॉर्नडाइक की थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन रहा था। उसके बाद आपका कोलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उससे एक क्वेश्चन रहा था। पियाजे से आपका एक क्वेश्चन रहा था। वाइगोस्की से आपका क्वेश्चन रहा था। उसके बाद आपका क्वेश्चन रहा था स्किनर से, पैवलव से। उसके बाद आपके बाकी क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस रहे थे, आपके पेडागोजी से क्वेश्चंस रहे थे, आपके मेथड से क्वेश्चन रहे थे। मेथड से आपके क्वेश्चन रहे थे। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ के समझ के करना है, ठीक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया ये वो कंसेप्ट है जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपकी जो पेडागोजिकल टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से काफी क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट्स जो दी थी आपको वो स्टेटमेंट जैसे वाइगोस्की की स्टेटमेंट दे दी थी इसमें लैंग्वेज, बच्चा जो है बच्चे में लैंग्वेज जो होती है उसके आपके से जन्मजात से होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो वाइगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी से। तो आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे होंगे तो आपने नोट डाउन कर लेने हैं और आपके इनके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HPTGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है उनका सेकंड ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 28 सितंबर से। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप पे जाके अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है वो है आपका HPTGT कमीशन आर्ट्स का बैच। ये आपका 5th ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है, या 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं, या आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जो अगर आप पेपर देने से पहले आप 3 to 4 इयर्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो आपको वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कम से कम भी आपके 7 से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर से रहते ही रहते हैं, ठीक है। ओके, सो मिलेंगे बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही अच्छे से चला रखिए। कंसेप्ट्स को अच्छे से कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं उनके नोट्स बनाइए, उनको सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू सो मच।